Okay, this is lecture number 2 in which we will discuss the dual nature of matter and radiation। तो सब लोगों को आपको पता है कि हम मॉडर्न फिजिक्स है वो शुरू कर चुके हैं भाई, और ये आपके एटीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस चैप्टर के अंदर से या फिर ये जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का जो भी पार्ट होता है, लाइक आप ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, या फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, या फिर एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ से लगभग लगभग एक ही पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 का एक शिफ्ट का एग्जाम है, उसके अंदर में 6 से 7 क्वेश्चन केवल मॉडर्न फिजिक्स से आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर आप खुद उसका एक आइडिया लगा लेना। देखिए ये जो मेरे पास में क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा, ये जो हमारे पास में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। ये केवल और केवल तब समझ में आएगा जब चीज़ें आप बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से पूरा समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे की रिलेटेड, तो बात करें तो ये भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक शिफ्ट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू आ जाओ, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनके रिलेटेड हमारे पास में क्वांटम नंबर वगैरह दे रखे होते हैं, तो उसको ऑर्बिटल क्वांटम वगैरह उसके निकालने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक शिफ्ट के अंदर में कितने क्वेश्चंस आए हुए होंगे। ये देखो दो और क्वेश्चन इसी इसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इसी शिफ्ट वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ये भी हमारे एक्स रे से रिलेटेड वेवलेंथ वगैरह इसकी फाइंड आउट करने के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो इसके अंदर में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक्सरे से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये सारा, तो ये वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भी हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है। तो इसके अंदर में कुछ फोटोन स्कैटर्ड हुए हैं, उनकी एक एनर्जी निकालने के लिए बात कर रहा है कि हमारे पास में उसकी क्या एनर्जी रही होगी। तो आप लोगों ने देखे कि 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए इसी शिफ्ट का एक एग्जाम जो आया हुआ था उसी के अंदर में क्वेश्चन जो आया हुआ उसके अंदर में डी ब्रो जो आपके लोग पढ़ेंगे, डी ब्रो वेवलेंथ निकालने के लिए, वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट हम देखिए इसके अंदर में तो हमारे पास में हीलियम नियॉन लेजर से रिलेटेड भी पूछा गया है, तो ये फोटॉन्स कितने एमिट होते हैं वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, तो ये कुल मिला के आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास में 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो केवल और केवल हमारे पास में मॉडर्न फिजिक्स के बन के आए हुए हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में भी कौन से, जो अभी हम करंट में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो भाई जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, बिल्कुल डेप्थ में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो आप लोग बुक खुद उठा के पढ़ोगे ना इसको, तो चीज़ें आप समझ जाओगे, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपका जो टाइम है कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। कुछ जो एक्सपीरियंस थे वो बोल रहे थे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दो, भाई मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर आऊँगा तो जो चीज़ें मैं 10 मिनट में आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, मुझे वहाँ पे करवाने में आप लोगों को 30 मिनट्स लगेंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखना भी होगा, सब कुछ उसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका टाइम सेव करने के लिए मैं पीडीएफ फाइल्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी आप लोगों के डाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जो बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से मुझे समझाने की आपको जरूरत पड़ेगी, वो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। बाकी जो भी हमारा चलेगा वो हम इस पीडीएफ फाइल्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई हमने पिछली क्लास जो थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास लेक्चर के अंदर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने दो नेचर जो बात करी थी मटेरियल के, क्या क्या हमने एक कहा था कि एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा कौन सा होता है, एक रेडिएशन उसके पास में होता है, ठीक है। तो दो रेडिएशन और इनकी हमने सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में बात करी थी कि हमारे पास में पार्टिकल है तो उसके पास में क्या क्या होना चाहिए। उसके पास में पार्टिकल नेचर प्लस में अगर वेव नेचर वो दिखाना शुरू कर दे तो हम ये कह देंगे कि पार्टिकल जो है ड्यूल है किसका, रेडिएशन का। बशर्ते कि जो हमारे रेडिएशन है वो भी किस तरह का रूप दिखाना शुरू कर दे, एक पार्टिकल नेचर शो कर दे, यानी कि उसके पास में क्या आ जाए, एक मोमेंटम आ जाए। चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हम दोनों ने एक दूसरे का ड्यूल बोल दिया। लेकिन ये क्या, एक तो हाइपोथेसिस हो गया भाई ये तो, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ बोला है, इसको करके नहीं दिखाया। तो आइंस्टीन थे, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ठीक है, हाँ इस पूरे यूनिवर्स के अंदर में पार्टिकल और रेडिएशन एक जैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे के ड्यूल हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है, हम आपके हाइपोथेसिस को मान लेते हैं, लेकिन हमारी जो फिजिक्स है ना वो हाइपोथेसिस पे नहीं चलती है, हमें कुछ प्रूफ ला के दो आप लोग। तो प्रूफ देने के लिए कैसे इन चीज़ों पे काम किया जाता है उसको यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरे कहानी की तरह पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, तो बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर में। स्कूल टाइम के अंदर में मैक्सिमम जो होते थे टीचर्स क्या होते थे, इस चैप्टर को छुड़वा देते थे, क्योंकि वो इतनी डेप्थ में जाके इसको एनालिसिस करके आपको नहीं पढ़ाना चाहते। वो सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को रटवा देंगे, लेकिन कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं वो आप लोगों को नहीं बताई गई थी। वही चीज़ें क्या कर रही हैं यहाँ पर लैग करती हैं, और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो बच्चों के दिमाग के अंदर में एक
काफ़ी बड़ा फोबिया बन जाता है कि ये तो हमें आती नहीं मॉडर्न फिजिक्स। आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, चलिए भाई हम पढ़ते हैं। अब जो मैंने कहा था कि हम एनसीईआरटी बुक है उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसी को मैं उठाकर चलता हूँ आपके साथ। चलिए, तो पिछली क्लास के अंदर में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एमिशंस के बारे में बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हम किसी सरफेस से उसको बाहर निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को बताई थी, जब उसके पास में वर्क फंक्शन आ जाए, यानी कि इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसको दे दी जाए कि वो इस सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाए। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज मूव करते हैं कि इसी कंसेप्ट का यूज़ कर एक हमारे पास में इफेक्ट था, उसको ऑब्जर्व किया गया और बताया गया हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1887 के आसपास में, तो हेनरी ने कहा था कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक हमारे पास में क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास में अगर हाई वोल्टेज स्पार्क करते हैं तो डिटेक्टर लूप पर एनहांस व्हेन एमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रा वायलेट रे फ्रॉम एन आर्क लैम्प। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास में एमिटर प्लेट है वो इल्यूमिनेट कर दी जाती है अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके थ्रू, जो कि हमारे पास में एक आर्क लैंप होगा। तो वहां पर एक बहुत बड़ा यानी कि हाई वोल्टेज का एक स्पार्क वहां पर उसने देखा था। तो उसी को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास में है ना, ये जो हमारे पास में निकला है, ये जो हमारे पास में निकल के आए ना, जब उसने लाइट इसके ऊपर में डाले तो यहाँ पे बहुत ही हाई स्पार्क निकला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो चीज निकली है ना, दैट इज चार्ज पार्टिकल, वो एक फ्री चार्ज पार्टिकल है, वो यहाँ से एस्केप हो गए हैं। तो उन्होंने इस टाइम पे ये नहीं बताया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक हाईली चार्ज पार्टिकल है जो वहां से निकले, यानी कि वो जो हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं वो वहां से निकल गए। ठीक है, तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको जाना था हेल्वेक एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो कंक्लूजन्स है ना, उसके ऊपर में डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम पढ़ते हैं और ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास में लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, और इसके अंदर में ये जो लाइट हमारे पास में, उसने कहा कि भाई हमारे पास में पार्टिकल की फॉर्म में मूव करेगी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास में वेव थ्योरी हम आज तक पढ़ते आ रहे थे, वेव थ्योरी जो पहले चल रही थी इससे पहले, पार्टिकल नेचर बताने से पहले, तो इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट आ गया और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज आ गई कि भाई लाइट को आपने पार्टिकल नेचर बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया, तो भाई इसको करके दिखाओ, कैसे प्रूव करोगे आप लोग। तो इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप रहा था। देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप रहा होगा, ये भैया आप लोगों को मैं नोट्स दे दूंगा, ये वहां पे आप इसको स्टडी कर लेना, जो पीछे की थ्योरी गई है। जो इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा ना, इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप को पढ़ने से पहले हमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, ध्यान से सुनना इन पॉइंट्स को जो बता रहा हूं, पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ है ये। लेक्चर सिर्फ मैं केवल और केवल इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर में बात करूंगा और थोड़ा सा हम इसको कैसे वेव थ्योरी से रिलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर खींच दिया ना, ये तो चीज़ें क्या होंगी, आप आपस में क्या कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। चलिए बात करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर में क्या याद रखनी है, जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है। पहला हमें बात करनी है लाइट फ्रिक्वेंसी को लेके। व्हाट इज लाइट फ्रिक्वेंसी? देखिए फ्रिक्वेंसी होती क्या है, आपको कोई भी कलर ग्रीन दिख रहा है, कोई कलर रेड दिख रहा है, कोई कलर ब्लू दिख रहा है, क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि जब कोई भी लाइट आपकी आंख पे गिरती है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसके पास में, और रेटिना पे जाकर वो इमेज डेवलप करती है। जैसे वो रेटिना के ऊपर में इमेज डेवलप कर रही है, अगर वो रेड कर रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारे पास में, हम कहेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। अगर वो ब्लू फॉर्मेशन कर रही है तो हम कहेंगे कि उसकी जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो लाइट फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि कलर चेंज से होता है, यानी कि कोई चीज़ आपको रेड दिख रही है, कोई आपके ब्लू दिख रही है, यानी कि दोनों के पास में क्या है, अलग अलग क्या है, फ्रिक्वेंसी है भाई। जो कलर चेंज होगा वो रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली किसके कारण में, फ्रिक्वेंसी के कारण में। पहली कैरेक्टरिस्टिक आई होप आप लोग को क्लियर होगी कि जब भी मैं बात करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी का मैं एक्सपेरिमेंट्स में यूज करना है, जब भी मैं बात करूंगा फ्रिक्वेंसी को लेकर कि मैंने फ्रिक्वेंसी वेरी कर दी, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि मैंने जो कलर है, यानी कि जो लैंप वगैरह मैं लगा रहा हूं, जो लाइट का सोर्स लगा रहा हूं, उसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। अगर मैं कम फ्रिक्वेंसी का लूंगा मैं कह दूंगा रेड यूज कर लिया मैंने, मैं ज्यादा फ्रिक्वेंसी का लूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई मैंने ब्लू कलर का वहां पर लाइट सोर्स ले लिया। चलिए इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप लोग को आई होप समझ में आ गया। दूसरी मैं बात करता हूं इंटेंसिटी को लेके। देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे आप लोग यहाँ अभी घर के अंदर में बैठे हुए हो भाई,
ठीक है, एक खिड़की का जो दरवाजा है वो आप खोल दो, एक खिड़की जो है उसका एक पल्ला जो है उसको बाहर की तरफ में आप खींच लो, ठीक है, तो आपके पास में कुछ लाइट आई होगी। अब क्या करो, दोनों उसके जो है वो उसको खोल दो, यानी कि दो ऐसे आप लोगों को खिड़की के, ये आपने लोगों ने लगा रखी खिड़की, तो एक साइड की खिड़की खोल दो पहले, तो कुछ लाइट आपके घर के अंदर में आई। अब क्या करो, दोनों को खोल दो, तो दोनों से हमारे पास में क्या होगा, लाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि आप कहेंगे कि वहां पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, या कहें कि वहां पर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, इजीली आप लोगों के पास में एनर्जी ज़्यादा आ पा रही है। तो कुल मिला के ये कहें कि मान लो आपके घर के अंदर में एक 100 वाट का बल्ब आप लोगों ने लगाया, तो उससे कुछ आप लोगों को रोशनी मिल रही होगी। मैंने कहा कि भाई मुझे 200 वाट का बल्ब लगाया, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी वहां पर? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, अगर आप लोगों ने 200 वोट का बढ़ा दिया तो मैं चीज़ें ज़्यादा और अच्छे से देख पा रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ में देख पा रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है, 200 वोट का मतलब मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में बात करूंगा, जिससे हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन की तरफ वहां पर जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था ना, प्रीवियस के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर में, जो ATC का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन दिखाए ना, वो डायरेक्टली वहीं से निकल के जाएंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको इस कंसेप्ट को समझ के जाना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो वहां पे गलती कर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो दो चीजें बात करी मैंने लाइट फ्रीक्वेंसी को लेके, जब भी मैं कहूंगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर में, तो हम उसके कलर को चेंज से मतलब समझेंगे, ठीक है। जब मैं कहूंगा इंटेंसिटी मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो इंटेंसिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि मैं उसके क्या कर रहा हूं, बल्ब जो है उसकी पावर चेंज कर रहा हूं, यानी कि मैं 100 वाट का ले लिया बल्ब, 200 वाट का ले लिया, 200 वोट का ले लिया, या फिर 300 वोट का ले लिया, या टेकन 300 वोट, 200 वोट, 100 वोट। तो आप मेरे को बताएंगे किस में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी भाई? ऑब्वियसली बात है कि जो हम 300 वोट का हमारे पास में बल्ब लेंगे, दैट हैव मच मच मोर इंटेंसिटी देन 100 एंड 200 वोट। बात क्लियर हुई। तीसरी जो आप लोग को इसके अंदर में याद रखनी है कि भाई जो हमारे पास में इंटेंसिटी है, ये जो हमारे पास में इंटेंसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को आप ये भी तो लिखते हैं एनर्जी होती है भाई, ये बेसिकली एक तरह की एनर्जी तो होती है। और एनर्जी जो है, जो कोई वेव आप लोगों के पास में आ रही है, इस तरह की एक वेव बन के आ रही है, तो आप कहेंगे कि भाई इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन हमें कम या ज़्यादा बताने के लिए किसी के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ में कंपेयर करना चाहता हूँ, ये मैंने इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दिया, ठीक है। ये आई होप आप सबको पता है, ये क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, और ये हमारे पास में जो लेंथ होती है इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कम एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो आप कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई जो हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें यूज करके चलनी है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मैं फ्रीक्वेंसी की जब भी बात करूंगा, तो मेरे पास में मान लो एक वेव है, ठीक है, और मैं अब बात कर रहा हूं दो चीज़, क्या क्या, एक तो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी और दूसरी मेरे पास में इंटेंसिटी। मैंने कहा कि भाई मेरे पास में एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, ये 2 हर्ट्ज हो गई, यानी कि मैं अगर 2 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकेंड अगर टाइम कंसिडर कर रहा हूं तो 2 साइकिल ये कंप्लीट कर रही है, 1 एंड 2, ये आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं दूसरी वेव लेके चल रहा हूं, एम्पलीट्यूड मान लो इसका 1 है हमारे पास में, 1 वोल्ट मान लो इसका। दूसरी मैंने वेव ली और इसका मैंने एम्पलीट्यूड 1 रखा, बट इट कवर्स 3 साइकिल इन 1 सेकेंड। इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हर्ट्स हो गई है। तीन साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्स हो गई है। यहाँ पर 2 साइकिल, 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ बना रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करी इसने, 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्स हो गई है भाई। लेकिन इस केस के अंदर में मैंने क्या किया, इसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रख दिया, यानी कि 1 वोल्ट रखा है, और इसके अंदर में भी मैंने क्या रखा था, 1 वोल्ट रखा था। तो मेरे को ये बताओ कि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करी है, यानी कि क्या होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज होगा, इंटेंसिटी वही रहेगी, यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस और जो इल्यूमिनेशन करने की पावर है वो यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर में सेम रहेगी, लेकिन उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये मान लो हमारे पास में रेड कलर की थी तो ये उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एक ही है, तो मान लो ये ब्लू कलर की हो जाएगी भाई, ठीक है। तो आप लोगों को ये फ्रिक्वेंसी के साथ में कंसेप्ट समझ आया। चलिए मैं दूसरा अब मैं बात करता हूँ आपको इंटेंसिटी के साथ में। इंटेंसिटी की बात करूँ मैं, तो मान लो ये मेरे पास में एक 2 हर्ट्ज की मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है और इसका एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट मेरे पास में। और दूसरे की मैं बात करूं, ये बार बार यूज होने वाली चीजें, इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास में मान लो इसकी भी साइकिल कितनी हो रही है, 2 साइकिल कंप्लीट करेगा ये, बट हैविंग लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव। ये हमारे पास में क्या होगी, लार्ज मैग्नीट्यूड है, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेट अस सपोज ये मेरे पास में 2 हो गई। तो आप यहां पे कहेंगे कि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी थी, यहां पर भी 2 थी, और इसके अंदर में भी जब हमने ऑब्जर्व किया तो 2 वेव कंप्लीट हो रही है, मींस इट हैज 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी,
लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। आप डायरेक्टली कहेंगे कि इसका क्या हो गया, इंटेंसिटी चेंज हो गई है। तो ये दो केसेस आपको समझ में आने चाहिए कि मैं जब फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट बोलूंगा और जो इंटेंसिटी को वेरी करवाऊंगा तो उसका सीधा मतलब है कि ये ग्राफ आपके दिमाग में आना चाहिए। और जब मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और फ्रिक्वेंसी को वेरी करवाया है, तो पिछला दिमाग में आप लोग के आना चाहिए, वो ग्राफ आप लोग के समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अब एक्सपेरिमेंट को लेकर चलता हूं। एक्सपेरिमेंट में क्या सेटअप था, कैसे इस पे काम करना है, क्या क्या इसे हम कंक्लूजन निकालेंगे। देखो इस ग्राफ के अंदर में जो आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर में क्या था, ये एक पूरी उन्होंने जो एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले ली कि हमारे पास में ग्लास ट्यूब ले ली और एक यहां पर उसने ओपनिंग दे दी। यहां पर उन्होंने एक ओपनिंग दे रखी है। यहां पर मेरे पास में कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, जिंक की हो कोई भी, यहां पर उन्होंने एक प्लेट लगा दी थी भाई, जिसको आप लोग कैथोड के नाम से जानेंगे। और यहां पर दूसरा मैंने इसका एंड लगा दिया जिसको आप एनोड के नाम से जानेंगे। ये आप लोगों के पास में पहले खाली ट्यूब थी। ठीक है, इसके दोनों एंड हमने किससे जोड़ दिए, एक बैटरी से जोड़ने की कोशिश करी या फिर किसी सोर्स जो एनर्जी का सोर्स होगा उसके साथ में कनेक्ट करने की सोची। यहां पर हमें पता है कि भाई ये एमीटर है, मुझे इससे करंट वगैरह मेजर करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है, यहां पर एक एमीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो ये मेरे को ये बताएगा कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन जब लाइट इसके ऊपर में गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करेंगे, तो मूव करने के बाद में एनोड के होते हुए ये हमारे पास में इस एमीटर से जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे सर्किट के अंदर में, यानी कि सर्किट के अंदर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास में हुआ कि भाई कितना हम पोटेंशियल इसके अक्रॉस लगा रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लिया। ठीक है, एक सबसे बढ़िया चीज हमें क्या लगी, यहां पर हमने एक यूज किया, इन्होंने यूज किया था कम्यूटेटर के नाम से। कम्यूटेटर किस लिए यूज किया गया, तो आप सबको पता है कि हमारे पास में कोई बैटरी होती है, उसके दो सोर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो अगर मेरे को रिक्वायरमेंट बढ़ी कि मैं इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव रख रहा हूं, तो मैं इसका क्या करूंगा, इस कम्यूटेटर को इस तरह से अरेंज करूंगा कि ये मेरे पास में नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और ये मेरे पास में पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए। लेकिन किसी ने कहा नहीं, मुझे रिवर्स करना है, यानी कि इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कम्यूटेटर को दोबारा से यहां पर जोड़ दूंगा तो प्लस हो जाएगा ये, और इसको यहां पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं कि हमें प्लस और माइनस जब करने हो तो हम इस कम्यूटेटर के ईजिली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी, कहां पड़ेगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो अब ध्यान से सुनना भाई इस चीज को जो अब बताने जा रहा हूं मैं। ये मेरे पास में सनलाइट है, यहां से हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप शुरू हो चुका है, कैसे इसके ऊपर में काम करना है, क्या क्या हम इसके कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। ये मेरे पास में सनलाइट इसके ऊपर में गिरी भाई, जो मैंने फोटो सेंसिटिव प्लेट यहां पर ले रखी है। जैसे यहां पर डलेगी, कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की आ रही है, हमने कहा कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट है। लेट अस सपोज मेरे पास में येलो लाइट यहां से मैंने इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा दी, ये येलो लाइट आ गई। येलो लाइट की एक फ्रिक्वेंसी होगी एफ, और इसका एक हमारे पास में इंटेंसिटी होगी, लेट अस सपोज आई इसकी इंटेंसिटी रही होगी। ठीक है, क्या रखा है मैंने कांस्टेंट, यहां पर इसकी फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है भाई, और यहां पर जो इंटेंसिटी है इसको भी अभी मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ये लाइट आएगी और ये यहां पर जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है इसके ऊपर में गिरेगी तो आप सबको पता है कि भाई अगर यहां पर मेरे पास में कोई सरफेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सरफेस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एस्केप होने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे, अगर उसको वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी मिल जाती है। तो लाइट यहां पर गिरेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट होकर बाहर की साइड में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अगर मान लो यहां से आप लोगों ने कहा कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इजेक्ट हो रहे हैं, इस प्लेट से मैंने मान लिया कि 100 इलेक्ट्रॉन जब येलो लाइट गिरी तो यहां से इजेक्ट हो गए, तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर आप लोगों ने यहां से देखा ये मेरे पास में इजेक्ट हुई तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर ये मूव करना शुरू कर गए तो इस सर्किट के अंदर में करंट आया जाएगा, और जो किसको कौन मेजर करेगा, उसको जो हमारे पास में एमीटर लगा हुआ है उसको वो मेजर करेगा। अब पहला केस जो है उसके अंदर में मैं यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा हूं, यानी कि V मैंने क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। सर्किट मेरा कंप्लीट है, कम्यूटर वगैरह सब आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वोल्टेज जो अभी मैंने 0 रखी है, यानी कि कोई भी इसके अंदर में हमने एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ किस किस का बनाना है हमें, यहां पर देखो इसके अंदर में ग्राफ बनेगा हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मान लो पहले मेरे पास में इंटेंसिटी जो आ रही थी इसके ऊपर में वो मैंने 1 रखी, फिर मैंने 2 रखी, फिर मैंने 3 रखी और 4 रखी, फिर इसके साथ साथ मैंने करंट को ऑब्जर्व किया। तो करंट मैंने देखा ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, जब मैंने ये डाला करंट, तो यानी कि लीनियरली उसके साथ में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, जब आपने एक डाली तो 100 इलेक्ट्रॉन उसके जनरेट हो गए, लेट अस सपोज, फिर 200 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, फिर 300, इस तरह से आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे भाई, हमारे पास में इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जनरेट होने शुरू हो गए, और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो आप सबको पता है कि भाई करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है।
क्योंकि करंट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, जब आप लोगों को वीडियो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो वहाँ पर समझाऊंगा कि करंट होता है कि कोई भी एरिया आप कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कंसिडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यहाँ से एक सेकेंड में कितने बाहर आ रहे हैं, एक सेकेंड में कितने बाहर आ रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द करंट। ठीक है, वहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ये जो सन की इंटेंसिटी है यहां से आ रही है हमारे पास में, जो सोर्स हमने यहां पर कंसीडर किया है, तो इसकी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यहां से ज्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है भाई, वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से जैसे इसके ऊपर में डालेंगे तो यहां से क्या होगा, आप देखेंगे कि जो करंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट उसका इंक्रीज होता चला जाएगा। ये भाई कब था, जब हमने क्या किया था, ये जो वोल्टेज है ना, यहां पर जो वोल्टेज आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस वोल्टेज को जीरो रखा हुआ है, यानी कि वोल्टेज जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको अभी आप लोगों ने छेड़ा भी नहीं है, जीरो बिल्कुल रखा हुआ है। तो यहां से आपने देखा कि ये हमारे पास में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, तो करंट के ऊपर में फोटो करंट, क्योंकि लाइट गिरने से करंट जनरेट हुआ है, तो उसके ऊपर में इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है उसको यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। इस ग्राफ का डायरेक्टली सीधा है कि ये लीनियरली उसके साथ में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारे पास में अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो एमीटर के अंदर में करंट बढ़ता है, और बढ़ता है तो इससे हम ये सीधा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होना ज्यादा शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इसके ऊपर में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में जो हमारे पास में पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो हम इसका पोटेंशियल चेंज करेंगे, जो यहां पर हमारे पास में सोर्स का ये पोटेंशियल लगा हुआ है, उसका क्या इफेक्ट होगा, V का। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर में हमें क्या करना है, जब हमने देखा कि उसके पोटेंशियल को हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। पहला केस क्या था, जिसके अंदर में हम पोटेंशियल जो था वो वैल्यू जीरो रख रहे थे, तो जीरो के ऊपर में हमने ग्राफ बना लिया। अब मैं करता हूं पोटेंशियल को कुछ वैल्यू देना शुरू कर दिया भाई, मैंने उस पोटेंशियल की एक पॉजिटिव वैल्यू रख दी। जो मेरे पास में ये क्या बनी है, जो ट्यूब बनी हुई है, यहाँ से सोर्स है और यहाँ पर मैंने एक प्लेट रखी हुई है, जहाँ पर दूसरी प्लेट है, और ये मैं छोटा सा इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से भाई। ठीक है, ये मेरे पास में पॉजिटिव एनोड है और ये मेरे पास में कैथोड है जो कि नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर जो था इसको मैंने वोल्टेज दे दी, पॉजिटिव वोल्टेज दे दी, लेट अस सपोज V1 दे दिया भाई मैंने इसको, V1 वोल्टेज मैंने इसको दे दी है। तो जैसे ही आप जीरो वोल्टेज की बात करेंगे तो इसमें इनिशियली यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं थी, तो इनिशियली ये क्या करेगा, फोटो करंट कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहां पर जो मेरे पास में सोर्स रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मुझे क्या चेंज करनी है, इंटेंसिटी चेंज करनी है, यानी कि मुझे उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रख के चलना है। फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं कर रही है, केवल और केवल इंटेंसिटी चेंज करनी है। और इंटेंसिटी चेंज करने का सीधा तरीका बताया था कि बल्ब जो है वो चेंज कर दो, आप पहले 100 वोल्ट का रख लो, फिर 200 वोल्ट का रख लो, फिर 300 वोल्ट का रख दो। इस तरह से आप उसके बल्ब को यहां पर रख सकते हैं। तो जब भी आप करेंगे तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, लेट अस सपोज यहां से 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो भाई। कितने इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गए। मैं नीचे का ये मिटा दूं भैया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक ही पेज में यहां पर मैं आप लोगों को समझा सकूं ताकि। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो भाई, किससे, जो हमारे पास में सोर्स था, लेट अस सपोज ये 100 वाट का हमने यहां पर सोर्स लगा रखा था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने यहां पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पहले क्या हो रहा था कि मेरे पास में ये 100 जो इलेक्ट्रॉन थे, जब यहां पर जीरो वोल्टेज था, तो ये 50 जो थे, 50 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में पहुंच पा रहे थे। फिर से समझो, ये मेरे पास में 100 इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास में कुछ एनर्जी थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें से केवल और केवल 50 यहां पर पहुंच पा रहे थे, यानी कि वो वैल्यू हमारे पास में करंट की आ गई। जो देखो यहां पर मैं इस ग्राफ के ऊपर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहां पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। तो पॉजिटिव वैल्यू देने के बाद में 100 में से, और अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच पा रहे हैं, लेट अस सपोज 60 पहुंच पा रहे हैं भाई। क्यों, क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा रहे हैं आप, ये पॉजिटिव, यहां पर मैं इसकी पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, नीचे मैंने पोटेंशियल दे रखा है कलेक्टर का, या फिर हम एनोड की बात कर रहे हैं उसके अंदर में। तो यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करने शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इधर की तरफ में आने शुरू कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ में अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। फिर आपने कहा नहीं, मुझे और वोल्टेज बढ़ाना है, आपने जो पोटेंशियल यहां पर लगा रखा था, जो बैटरी लगा रखी थी, वहां पर और पोटेंशियल कर दिया, यानी कि आपने और पॉजिटिव कर दिया उसको, लेट अस सपोज आपने V2 कर दिया। V2 कर दिया, तो जहां तक आपके 60 आ रहे थे, अभी कुछ जो 40 थे वो बीच में रह जा रहे थे, यहां पर बीच में रह गए थे। अब क्या करेंगे, मान लो 80 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गए। ठीक है, 80 इलेक्ट्रॉन आ गए, 20 अभी भी नहीं पहुंच पाए इसके पास में। फिर आपने और वोल्टेज बढ़ा दिया, यानी कि V3 आप लोगों ने कर दिया। तो देखो करंट हमारा क्या हो रहा है, अभी इंक्रीज होता जा रहा है। देखो अभी ग्राफ जो है इसका, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ग्राफ हमारा कैसे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है, यहां पर देखो ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है।
फिर क्या करेंगे आप, फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपके पास में 100 इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए तो ये कितने पे, V3 वोल्टेज पे आया, तो भाई करंट हमारा क्या होगा, बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या करोगे आप, इस वोल्टेज को और बढ़ा दो। ठीक है, V4 कर दो आप, किसी कोई और एक पोटेंशियल पे आप इसको ऑब्जर्व करो, तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारे पास में कितने आ रहे हैं, 100 ही इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों हो गया कि 100 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं? और जब 100 इलेक्ट्रॉन, चाहे आप वोल्टेज को और बढ़ाते चले जाओ, V5 V6 कितना भी आप बढ़ा दो, तो हमेशा क्या रहने वाला है, करंट कांस्टेंट रहने वाला है। करंट कांस्टेंट रहेगा तो ये हमारा ग्राफ है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकल के आता है, पहला जो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि भाई मैंने अपने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शो हुए थे उससे फालतू में विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोर्स के पास में कितने, केवल और केवल इतनी कैपेबिलिटी है कि यहाँ इस ट्यूब से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, केवल और केवल 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करवा सकता है। और जब हम यहाँ पे पोटेंशियल इसके ऊपर में चेंज करेंगे तो पोटेंशियल के पास में सिर्फ और सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को वहां से अट्रैक्ट कर सकता है, केवल और केवल 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर सकता है। और वो जब 100 को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास में क्या हो गया है, जो करंट की जो हमारे पास में वैल्यू वो क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा सोर्स ले लेता हूं, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। पॉइंट आप लोगों को नोट करने की जरूरत है, मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सोर्स का जो इंटेंसिटी वो चेंज करने की बात कर रहा हूं। अब मैंने ले लिया 200 वोल्ट का कोई बल्ब ले लिया भाई मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस सोर्स के ऊपर में, मैं जल्दी जल्दी इस पॉइंट को अब करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे सोर्स पे आप लोगों ने लाइट को इंसिडेंट करवाया, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज 200 यहाँ से निकलने शुरू हुए, तो ये वैल्यू मेरी करंट की आ गई इनिशियली। जब मैंने क्या, वोल्टेज 0 लगा रखा है, कहाँ पर, इन प्लेट्स के अक्रॉस में। जो एक्सटर्नल वोल्टेज था मैंने अभी इसके ऊपर में अप्लाई नहीं किया, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो मैंने अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर में। तो 200 यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, लेट अस सपोज, ठीक है। अब यहां तक मान लो इसके पास में केवल और केवल 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू आ गई। मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया, V1 कर दिया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की शुरुआत कर देंगे। तो अभी 100 जा रहे थे, अब मान लो 120 चले गए भाई, ठीक है। इसी तरह से बढ़ता जाएगा प्रोसेस, ये 130 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 200 के 200 ये सारे क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर पा रहा होगा, ठीक है। 200 के 200 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ में चले गए। ये क्यों बता रहे हैं भाई, क्योंकि इसका कंक्लूजन आएगा ना, वो कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये समझ में आना पड़ेगा, ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां से जो अभी पॉइंट निकलने वाला है वो देखना। यहां मेरे पास में करंट ऐसे कैसे ग्राफ चला जाएगा, उसी तरह से जब मैं इंटेंसिटी 3 का लूंगा तो भी आप देखेंगे कि एक टाइम पे करंट बढ़ेगा और कुछ जाने के बाद में वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। ये तो कहानी हुई भाई मेरी इस एरिया की, जब मैं इसको पॉजिटिव देने लग रहा हूं। कैसा वोल्टेज दे रहा हूं मैं इसको, पॉजिटिव पोटेंशियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मेरी जो ट्यूब है उसके अक्रॉस में। अब मैं क्या करता हूं, कम्यूटेटर के थ्रू इसकी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता हूं, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या करूं मैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू कर दूं। कैसा पोटेंशियल लगा देंगे, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे। जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे भाई, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी नेगेटिव पोटेंशियल उसको दिखेगा, यहां इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव पोटेंशियल दिखेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेरे पास में जो वैल्यू है ये इसके ओवरकम कर जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इस रोड की तरफ में आएगा नहीं, एनोड की तरफ में आएगा ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास में इस प्लेट की तरफ में आएगा नहीं। जो कलेक्टर हमने प्लेट लगाई है उसके ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऐसा केस आ गया तो आप कहेंगे कि भाई वहां पर ये मेरा करंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मान लो पहले मेरे पास में 100 इलेक्ट्रॉन में से 50 उसके पास में जा रहे थे, 50 जा रहे थे जब हमने 0 वोल्टेज से शुरू करी, तो आपने और वोल्टेज ये नेगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर देगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। तो मान लो ये 30 आ गए, 30 आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन करंट हमारा डिक्रीज हो गया भाई। फिर आप और यहाँ पे नेगेटिव कर दोगे तो केवल 20 जा पाएंगे, फिर और नेगेटिव आ गया, फिर आपने और बढ़ाया तो ये 10 चले गए और लास्ट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया तो हमारे पास में ये जो होगा इस पॉइंट के ऊपर में आकर हमारे पास में जो वोल्टेज जो करंट रहेगा वो 0 हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करो, दूसरी इंटेंसिटी का जो लगाया था सेम वही ग्राफ आएगा, एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगे, आप उसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे और ये 0 होता चला जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर आकर फिर दोबारा से स्टॉप हो जाएगा, ये कोई पोटेंशियल कोई करंट उसके थ्रू नहीं फ्लो करेगा। तीसरी मैंने इंटेंसिटी I3 ली, मान लो मैंने 300 वाट का जो बल्ब लिया था उसके थ्रू मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब भी आप देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल है ना ये यहां पर ही आकर हमारे पास में क्या हो रहा है, करंट 0 हो रहा है। अब देखो यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं पॉइंट वो ध्यान से सुनना भैया आप लोग। यहां मैंने कहा भाई फ्रीक्वेंसी मेरे पास में कांस्टेंट थी, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, तो यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लोगों को दिख रहा है वो क्या बना हुआ है, यहां पर कांस्टेंट बना हुआ है। यानी कि जो करंट है ना, करंट उसके अंदर में फ्लो होगा या नहीं होगा वो किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि किस इंटेंसिटी की हमारे पास में लाइट आ रही है,
पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि ये हमें ये डिपेंड नहीं करता कि किस इंटेंसिटी की हमारे पास में लाइट आ रही है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे पास में आ रही है। अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख देंगे तो ये पॉइंट देखो तीनों केसेस के अंदर में I1 हो, I2 हो, I3 अलग अलग इंटेंसिटी के आपने बल्ब यहां पर यूज किए थे, तो तीनों ही केसेस में ये जो स्टॉपिंग पॉइंट है यानी कि उसके अंदर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पर कोई करंट नहीं होगा, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो जिस पोटेंशियल को यहां पर देने के बाद में, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हम हमेशा इसको कहेंगे या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से बोलेंगे या फिर नेगेटिव पोटेंशियल के नाम से आप इसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई क्वेश्चन आता है तो अब ध्यान से सुनो, जो पहला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस पेपर के अंदर में, वहां पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन आया हुआ था, वो यहीं से गया था वो क्वेश्चन उठकर। ठीक है ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है कि वो पोटेंशियल जो जिसके देने के बाद में एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद में एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के ऊपर में वो पोटेंशियल जहां पर जो करंट है वो फ्लो होना क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि आप कहेंगे द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नोट गिवन टू ए प्लेट ए फॉर विच द फोटो करंट स्टॉप और बिकम जीरो इज कॉल्ड एज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि आपको इसको कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से आप इसको जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए ये कहानी थी किसको लेकर, जब हम हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं और इंटेंसिटी है उसको वेरी कर रहे हैं। तो देखो ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फंक्शन होगा फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि डिफरेंट कलर्स की जो हमारे पास में लाइट्स आती हैं, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे। तो अगर मैं रेड लाइट लूंगा तो ये पोटेंशियल और चेंज हो जाएगा, ग्रीन लाइट लूंगा तो ये पोटेंशियल और चेंज हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी मैंने अलग अलग ली तो कोई मेरे पास में उसका चेंज नहीं आया स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं कि इसके ऊपर में क्या इफेक्ट होगा किसका, हमारे पास में इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको सेम रखें और फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, अब देखो इसका जब हम ग्राफ देखते हैं, जब ये ग्राफ वहां पर डिजाइन किया गया तो इसमें सेम वही काम किया गया कि ये मान लो मेरे पास में एक ग्लास ट्यूब है जो हम यूज कर रहे हैं, ये मेरे पास में जो सोर्स आएगा यहाँ से इसके ऊपर में लाइट डालेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे। मैंने पहले भाई यहाँ पर F1 फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करी, लेट अस सपोज F1 ये देखो म्यू है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो म्यू1, ये मान लो फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, थोड़ा सा V और म्यू के अंदर में कन्फ्यूजन, जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा F यूज करूंगा फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो ये लाइट इसके ऊपर में डलेगी भाई, डलेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेट अस सपोज मैंने F1 फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर यूज करी है, मान लो ये मेरे पास में रेड कलर की यहाँ पर मैंने यूज कर ली है। ठीक है, रेड कलर की मैंने यहाँ पर यूज करी, तो ये लाइट क्या करेगी, इसके ऊपर में इंसिडेंट होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंस जो हमारे पास में उसकी इंटेंसिटी आई है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाएगी और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव कर जाएंगे, इसे प्लेट की तरफ में मूव कर जाएंगे। और सेम वो चीज़ होगी कि भाई हमारे पास में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, पहले केस के अंदर में इनिशियली वो इस पॉइंट से आपने शुरुआत करी F1 फ्रीक्वेंसी की, जब हम बात कर रहे हैं तो बढ़ेगा और एक पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि दूसरे कलर की मैंने ली, यहाँ पर मेरे पास में दूसरा जो प्लेट है, यहाँ पहले रेड की बात कर रहा था, अब मान लो मैं येलो की बात कर लेता हूँ, येलो लाइट की बात किया मैंने। तो येलो लाइट जब इसके ऊपर में डलेगी तो ये क्या करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाएगी और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इनिशियली उसका करंट बढ़ जाता है, जब भी फ्रीक्वेंसी आती है तो उसका थोड़ा सा करंट एज कम्पेयर टू जो हमारे पास में लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उससे ज़्यादा होता है। तो जीरो जब हमने बाहर जो कोई पोटेंशियल है वो नहीं लगाया अभी तक, यहाँ पर हमने इसका कोई पोटेंशियल नहीं लगाया इसके अंदर में, फिर मैं क्या करूँगा, इसका पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊँगा, तो वही है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी तरफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने रिलीज करे, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे, वो सारे के सारे इस प्लेट पर चले गए हैं, यहाँ पर चले गए हैं, तो ये क्या कर देगा, इसको बिल्कुल एक दोबारा से क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा, यानी कि सैचुरेट कर देगा। तीसरा केस की बात करूं मैं, मान लो मेरे पास में यही ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर मैंने ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी यूज कर ली, यानी कि ब्लू कलर की ट्यूब मैंने इसके अंदर में यूज कर ली है और इसका भी जो इंटेंसिटी है वो हमने 100 वोल्ट का बल्ब यहाँ पर यूज किया ब्लू कलर का। तो ये भी इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे और ये प्लेट उसको क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी। इनिशियली अगर मैं V यहाँ पर 0 मान लेता हूँ तो इनिशियल मेरे को करंट यहाँ मिलने वाला है, फिर मैं V को बढ़ाता चलूंगा तो मेरे थोड़ी देर के बाद में देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे इसकी तरफ में अट्रैक्ट हो गए। वो आप पिछले जो अभी पढ़ा था एक्सपेरिमेंट का जो हिस्सा था उसके अंदर में अच्छे से समझे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो कहानी कहाँ शुरू होगी इसकी, यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेकर। अब मान लो मैंने ये जो पोटेंशियल है इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि मैंने यहाँ पे कर दिया नेगेटिव और यहाँ पे कर दिया भाई पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव कर दिया तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहे हैं वो इसको क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे।
भाई यहाँ पर नेगेटिव है और ये भी मेरे पास में नेगेटिव है, तो ये इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर देगा, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉन को ये इस तरफ में आने से रोकने की कोशिश करेगा। और जब ये रोकने की कोशिश करेगा, मान लो मैंने F1 कैटेगरी की बात करी, मैंने F1 फ्रिक्वेंसी दी थी, तो इसके लिए ये इस पॉइंट पर जाकर करंट इसका जीरो हो गया। फिर मैं दूसरे कलर की बात कर रहा हूं, दूसरा कलर मैंने येलो का दिया था, तो मैं नेगेटिव पोटेंशियल की बात करता हूं। जब मैं इसको नेगेटिव और करता चला जाता हूं, जो मेरे पास में यहाँ पर नेगेटिव जो वैल्यू दे रखी है, ये मैंने नेगेटिव इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन और दूर जाके यहाँ पर खत्म हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास में ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी होगी तो मुझे यहाँ पर उसके ऊपर में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा मतलब मुझे उसके पास में ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मुझे उसके पास में डेवलप करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक जाए। पहले मुझे मान लो 10 जूल काम करना पड़ रहा था, तो अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को दूसरी लाइट यानी कि येलो दी है, तो मुझे 20 जूल काम करना पड़ेगा। वर्क डन, ये तो होता है हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही तो बात होती है, ठीक है। फिर मुझे और चैप्टर के अंदर में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पोटेंशियल को लेके। फिर अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने उसके ऊपर में ब्लू लाइट डाली, तो ब्लू लाइट की क्या होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास में हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि 30 जूल एनर्जी मुझे उसको प्रोवाइड करनी पड़ी, ठीक है भाई। 30 जूल आप लोगों ने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर अपना क्या करेगा, करंट को जीरो कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, तो हमारा करंट तो सैचुरेट हो गया यहां पर हर पॉइंट के ऊपर में, चाहे आप F1 फ्रीक्वेंसी लो, F2 फ्रीक्वेंसी लो, चाहे F3 फ्रीक्वेंसी लो। लेकिन जो उसका हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल थे, यानी कि रिटार्डिंग जो पोटेंशियल थे, वो हमारे पास में इंक्रीज होते चले गए नेगेटिव के अंदर में, क्योंकि हमारे पास में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उसकी डेफिनेशन में हमने बोला था इट इज ए नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल है तो हमें इसके यहाँ पर वैल्यू को पुट करने की, अगर मैं बोल रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैं -6 लिखूं या फिर 6 लिखूं, तो इससे कोई भी मतलब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो आप सीधा लिखोगे भाई ये -6 वोल्ट के ऊपर में जाके स्टॉप हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। और पिछले केस में मैंने बात करी थी कि अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करता हूं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता हूं, तो वहां पर कोई भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर में चेंज नहीं आता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैंने आप लोगों को यहां पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए इसका और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ना एक डाउट आना चाहिए कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई ये जो हम इसके ऊपर में नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो वो सारे एक बार में क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। भाई आपने यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट का नेगेटिव रिटार्डेड पोटेंशियल लगा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया आप लोगों ने, तो ये सारे 10 पर ही क्यों नहीं रुक गए, ठीक है। कुछ हमारे पास में अब बात करें कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इनके पास में एक एनर्जी होगी, और यहाँ से हमें एक उसके अपोजिट में क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहले इलेक्ट्रॉन क्या हुए, जैसे आप इस ग्राफ के अंदर में देख रहे हैं, कुछ करंट कम हुआ, फिर और बढ़ाया अपने नेगेटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पे हो गया, कुछ और लगाया तो यहाँ पे हो गया, और फाइनली इस पॉइंट पर जाकर सारे रुके। तो ऐसा क्यों हो गया, तो इसका जो जवाब देगा ना वो हमारे पास में, जो मैंने शुरू में भी आप लोगों को पढ़ाया था, वो देता है जो इलेक्ट्रॉन एमिशंस के बारे में बात करते हैं। देखो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरे पास में एक सरफेस है, एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन के जो निकाला मैंने, इसके ऊपर में मैंने काम किया 10 वोल्ट, इसके ऊपर में मैंने काम किया 12 वोल्ट, ठीक है, और इसके ऊपर में मैंने काम किया, टोटल जो था इसके ऊपर में काम किया हमने 13 वोल्ट किया, और इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे काम करना पड़ा, लेट अस सपोज 15 जूल मुझे काम करना पड़ा उसके ऊपर में, ठीक है। ये मेरे पास में वर्क फंक्शंस हो गए, हर एक पॉइंट इनके जो एमिशन करने के लिए मुझे इतना वोल्टेज देना पड़ा। लेकिन जो ये 10 था ना, जो यहाँ पर 10 था, ये तो भाई सरफेस से बाहर निकलने वाला था, और जब ये इलेक्ट्रॉन था जिसके ऊपर में मैंने कितना काम किया है, मान लो ये 12 था मेरे पास में, तो मैंने यहाँ पर 3 जूल इसके ऊपर में अंदर काम किया था, और 9 जूल मुझे यहाँ सरफेस से बाहर निकालने के लिए इसके काम करना पड़ा, ठीक है। 12 था, सॉरी, यहाँ पर 2 काम करना पड़ा, और यहाँ पर मुझे 10 काम करना पड़ा। फिर हम बात करें कि यहाँ से जो मेरे पास में एनर्जी आ रही थी, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 का काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर इसको देने के लिए मेरे पास में कितनी होगी, 3 जूल एनर्जी काम करेगी। उसी तरह से ये मान लो अंदर है तो 5 जूल, और बाहर क्योंकि सरफेस से निकालने के लिए तो हमें हमेशा क्या करनी पड़ेगी, 10 जूल ही काम करना पड़ेगा ना, वही तो उसका वर्क फंक्शन है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी क्या करेगी, उसके अंदर में स्टोर हो जाती है, जिसके कारण में उनकी एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या होगी,
चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनके पास में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इस सरफेस चार्ज के पास में अलग होगी, जो अंदर सरफेस में होगा उसके पास में अलग एनर्जी होगी, फिर जो अंदर होगा उसके पास में अलग होगी। यहाँ पर जो 15 जूल एनर्जी जिसको हमें देनी पड़ रही है निकालने के लिए, उसके पास में अलग एनर्जी रही होगी। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी होती हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप करते हैं ना, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करते हैं, तो जो कम एनर्जी वाला होगा वो तो पहले रुक जाएगा। जो कह रहे थे ना कि 50 हमारे पास में ही पहुंच पाए, तो यहाँ पर अगर उससे ज़्यादा की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप कर पा रहा है तो 50 नहीं पहुंचेंगे और हमारे पास में 40 हो जाएंगे, क्योंकि उस एनर्जी के इक्वल जो रहेगा वो रुक जाएंगे, आगे मूव नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इनके पास में अलग अलग जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण में जो करंट हमारा कैसा है, करंट हमारा इस तरह से डिक्रीजिंग फॉर्म में यहाँ पर डेवलप होता है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब देखो, आप लोगों ने देखा कि भाई यहां से आप एक फील्ड जनरेट कर रहे हो। ये अब जो पॉइंट बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से आपकी न्यूमेरिकल्स बनने शुरू हो चुके हैं, न्यूमेरिकल्स के जो कंसेप्ट है वो डेवलप होने यहां से शुरू हो चुके हैं भाई। यहां पर आप लोगों ने एक वोल्टेज लगाया, ठीक है, जिसके कारण में कोई चार्ज था और वी वोल्टेज आप लोगों ने लगाया, मान लो वी नोट वोल्टेज आपने यहाँ पे लगा दिया, जो कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से मेरे को बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन पहले 100 थे, फिर 50 हुए, फिर 40 हुए, फिर 30 हुए, 20 हुए, फिर 10, 8, 9, 7, 6, 5, 1, और जो एक था ना लास्ट वाला, कंफर्म है कि भाई वो एक अगर यहां तक पहुंच रहा था तो उसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रही होगी। फिर से पॉइंट बता रहा हूं, 100 को तो आपने रोकने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रुका होगा ना इसके पास में जाने से, तो उसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रही होगी, जिसको रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ा, यहां पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास में जो ई काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैक्सिमम है वो किसके इक्वल है, यहां पर जो आप लोगों ने उसके ऊपर में ई यानी कि चार्ज है, और जो हमारे पास में वी नोट पोटेंशियल आप लोगों ने उसके ऊपर में लगाया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो आप कह सकते हैं कि अगर हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें, दैट इज इक्वल टू ई वी नोट। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं उसके पास में क्या है, चार्ज भी है और मास भी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ई वी नोट। ई क्या है भाई, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड वी नोट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये पूरी कहानी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू हम यूज करके कैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी निकालना चाहें तो कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर अब देखो मेरे साथ में कि अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, अब एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं हम, जो कंक्लूजन आएगा ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई ठीक है आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को ये बताओ, जैसा वेव थ्योरी बताती है कि अगर आप लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ाई, किसी भी इंटेंसिटी बढ़ाई, यहाँ पे ज़्यादा इल्यूमिनेट कर दिया, तो वेव थ्योरी कहती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आने वाला है वो इस पॉइंट से आने वाला है कि वेव थ्योरी तो कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा ना, इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ाई, मान लो 100 वोट का आप लोगों ने दिया, तो ये एनर्जी इसकी फॉर्म में चली जाएगी। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, ये इंटेंसिटी मान लो मेरे पास में 100 वोट का आया, तो वेव थ्योरी कहती है कि इसके पास में एनर्जी क्या होगी, 100 वोट के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ से एनर्जी और बढ़ा दी, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड जो हमारे पास में है इस इंटेंसिटी को हम एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि 200 वोट का बढ़ाओगे तो हमारे पास में क्या होगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब हम पार्टिकल नेचर के थ्रू हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंटली उसको देखा गया, तो आप लोगों ने अभी उसका कंक्लूजन निकाला है कि हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम का मतलब है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए होंगे ना आप, जिसके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी रही होगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यों रही है, क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग जगह से निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी वहाँ पर लगाई गई है। सरफेस से निकालने के लिए तो हमें वर्क फंक्शन करना पड़ता है, लेकिन वो सरफेस के अंदर कहाँ पर दबा हुआ है वहाँ से निकालने के लिए उसके ऊपर में ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ी, जो उसको रोकने के लिए हमें लगाना पड़ा, दैट इज ई वी नोट। ठीक है, यानी कि वी नोट क्या मेरे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो कहीं आपको ऐसा इसके अंदर में फंक्शन दिख रहा है, कहीं आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में ऐसा फंक्शन दिख रहा है जो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है भाई? मेरे को तो नहीं दिख रहा इसके अंदर में। ठीक है, क्योंकि वी नोट का आपने फंक्शन पढ़ा है कि वी नोट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप समझ आया, ये इतनी देर तक आप लोगों को समझाया, उसका मेन कंसेप्ट
क्यों इतनी देर आप लोगों के लिए लगाई है इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए? आपने देखा कि ये अलग फ्रिक्वेंसी है, ये अलग फ्रिक्वेंसी है और ये अलग फ्रिक्वेंसी है, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे क्या हमारे पास में पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चेंज नहीं हो रहा है भाई? तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास में किसका फंक्शन बनी है? ये फंक्शन बनी है फ्रीक्वेंसी का। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई कि काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन ये इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है इसके अंदर में, ठीक है ना? तो यहां पे ये फंक्शन हमारे पास में किसका नहीं है? ये इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि वेव थ्योरी जब उनसे पूछा गया है कोई, अच्छा अब ये बताओ आप लोग जो काम कर रहे थे वेव थ्योरी पे, भाई आप लोग ये बताओ अब हमें कि जो पार्टिकल हमारे पास में है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, वेव नेचर पे तो डिपेंड कर नहीं रही, तो अब बताओ इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे? ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में वेव थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गई है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपने कहा कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है, और इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है तो जो हमारे पास में वेव है उसके एम्पलीट्यूड का भी फंक्शन नहीं रही होगी, और एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं है तो हमारी वेव थ्योरी बिल्कुल डिसकनेक्ट हो चुकी है यहाँ से, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड के बेसिस पे तो आप फ्रिंजेस बनाते हैं, इंटरफेरेंस जब होता है तो एम्पलीट्यूड के बेसिस पे तो आप पढ़ते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, हमारे पास में डार्क फ्रिंज बनेगी या फिर लाइट फ्रिंज बनेगी, लेकिन यहाँ पर तो हमारा ये कहीं इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर में डिपेंड कर रही है। ये तो कहानी एक पहलू था इसका, जो हमारे सिक्के का एक पहलू है ना, वो हमने पढ़ लिया कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसकी टर्म में पढ़ ली? स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में पढ़ ली भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में पढ़ ली। एक छोटा सा कंसेप्ट और इसके साथ में पढ़ता हूं मैं आप लोगों के, दो कंसेप्ट होगा उसके साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात करें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है भाई हमारे पास में। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मेरे पास में एक सरफेस है भाई, ये वही सरफेस की बात कर रहा हूं मैं जिसके ऊपर में एक सरफेस जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस के ऊपर में रखा हुआ, अंदर में इसके बारे में बात नहीं करूंगा इस टाइम पे। तो यहाँ पर मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आते हैं, कैसे सरफेस पे लेके आते हैं। मैंने यहाँ पर F1 फ्रीक्वेंसी का एक इल्यूमिनेशन डाला भाई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकला। मैंने आई इंटेंसिटी इसके ऊपर में डाली और F1 फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर में डाली, तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, लेट अस सपोज ये F2 फ्रीक्वेंसी कर दी, ठीक है? F2 फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं निकला। फिर मैंने यहाँ पर F3 इसके ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर में फ्रीक्वेंसी का मैंने लाइट जो था वो इंटेंस किया, यानी कि मेरे पास में 100 वोल्ट का बल्ब था, पहले उसकी F1 फ्रीक्वेंसी रखी, यानी कि मान लो कि मैंने रेड लाइट रखी, उससे एलिमिनेट नहीं हुआ, उससे बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हुआ। फिर F2 रखा यानी कि येलो रखी, फिर मैंने उसके ऊपर में मान लो ब्लू लाइट रखी, तो ब्लू जैसे उसके ऊपर में डालता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। अब ध्यान से इस पॉइंट को सुनना जो बता रहा हूं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, ठीक है, उसके पास में किस फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट हुआ है? पहली चीज, जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं भाई, ठीक है? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि प्लैंक्स तो जो थे, प्लैंक ने अपने क्या कहा था, वेव थ्योरी जब उन्होंने कहा था कि कोई भी हमारे पास में वेव होते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके पास में एक एनर्जी होती है। प्लैंक्स ने ये कहा था कि भाई जो भी हमारे पास में वेव आ रही है, यानी कि किसी उसके पास में लाइट के पास में एक फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो उसके पास में एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी रिप्रेजेंट करी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन आने वाला है इस टाइम पे, ध्यान से भाई इसको अपनी नोटबुक के अंदर में नोट करते हुए चलना। ये जो एनर्जी होगी इसको गिवन दिया जाता है, एक प्लैंक कांस्टेंट है HCM, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फंक्शन यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि HF0 उसको चाहिए थी, कहां से? यहां से रिलीज करवाने के लिए। कहीं ये वो एनर्जी तो नहीं जिसको आपने वर्क फंक्शन का नाम दिया था भाई पहले? वो तो नहीं है ये हमारे पास में फाई नोट अगर इसको मान ले तो आपको ये वही वर्क फंक्शन तो नहीं है जिसके थ्रू ये एनर्जी रिलीज हो रही है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के गिरने से इसके ऊपर में। ये मान लो F0 फ्रीक्वेंसी मैंने इसके ऊपर में डाली, जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ से एल्यूमिनेट होकर बाहर चला गया, तो वो उसको कुछ तो एनर्जी देगा उस फ्रीक्वेंसी का, और वो एनर्जी क्या? उसके वर्क फंक्शन के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय HF0 दैट इज इक्वल टू फाई नोट, यानी कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड जो उसके पास में फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी बन रही है उसके बराबर है। ये वेव फंक्शन और दोनों जो हमारे पास में वर्क फंक्शन है दोनों उसके इक्वल हो चुके हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि सरफेस के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में मैंने जो है
अब इस सरफेस के ऊपर में मैंने एक फ्रीक्वेंसी जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करी है, लेट अस सपोज ये एफ फ्रीक्वेंसी की मैंने लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर दी है। एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी है, मतलब ये एफ जो है वो ग्रेटर देन इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से बनने वाला है, इसका ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। यहाँ पे एफ नोट मेरे पास में फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए थी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करवा देता है उस फ्रीक्वेंसी के बाद में। और हमें पता है कि लाइट अगर फ्रीक्वेंसी लेके आ रही है तो उसके पास में एक एनर्जी होगी। किसने बोला था? ये प्लैंक जो थे, उन्होंने इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ाया था। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे से इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, तो यहां पर हमारे पास में जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई है हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। एफ जो है वो मेरे पास में ग्रेटर देन है उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। भाई ये पॉइंट आप लोगों को नोट हुआ, समझ में आया? अब देखो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास में यहां से रिलीज होगा तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई ध्यान से समझना इस पॉइंट को, न्यूमेरिकल पोर्शन यहीं से बनने वाला है। काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास में, और जो ये काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? वो होगी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल में। अब मेरे को ये बताओ उसको एनर्जी कितनी मिल रही है? भाई पहले आप लोगों ने ये कहा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, यानी कि उसके वर्क फंक्शन के इक्वल चाहिए। उसके पास में आ कितनी एनर्जी रही है? एच एफ आ रही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि एच एफ जो आपके पास में टोटल एनर्जी है, और वर्क फंक्शन जो आप लोगों ने डाला है फाई नोट डाला है, तो ये एनर्जी तो चलेगी उसको निकालने के लिए, और ये उसके अंदर में टोटल एनर्जी आ रही थी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहां पर ये तो उसको निकालने में चली गई हमारी, और ये हमारे पास में टोटल एनर्जी थी, तो जो बची वो कहां पर कन्वर्ट हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ आई चीजें कि वो क्या करेगी, ये फंक्शन में से अगर माइनस कर देंगे तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ अपनी एनर्जी को रख लेगा, और जो बाकी बचेगी उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसके पास में क्या होगी? वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। उस फंक्शन के बाद में, उस फ्रीक्वेंसी गिरने के बाद में उसके पास में क्या एनर्जी आ जाएगी? वो मेरे पास में मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। जब उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिरने के बाद में उसको हम निकालेंगे, जो उसके पास में बची हुई एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं मैं? आई कैन राइट इट एज हाफ mv स्क्वेयर, ठीक है। हाफ mv स्क्वेयर लिख लिया, और ये एच एफ आपके पास में क्या थी? जो लाइट की इंटेंसिटी वो आ रही थी, माइनस जो वर्क फंक्शन रखा था। वर्क फंक्शन कब बनेगा भाई? जब आप उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उतनी एनर्जी उसको दे दोगे, यानी कि उसका वर्क फंक्शन दे दोगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एच एफ नोट, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको जल्दी से आप इसको बाहर निकालो, हाफ mv स्क्वेयर दैट विल बी एच एफ माइनस एफ नोट, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहूं तो एच सी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा से लिख सकते हैं, ओके। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 1 बाई लैम्डा, सी बाहर आ जाएगा, और 1 बाई लैम्डा नोट। और लैम्डा नोट क्या है मेरे पास में? इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानेंगे, या फिर कट ऑफ वेवलेंथ के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। सॉरी, हमारे पास में जब हमारे पास ये रिलीज करना शुरू कर देता है तो हम इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास में मैक्सिमम बनेगी। मैक्सिमम क्यों बनी भाई? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के गिरने के बाद में जो एनर्जी बची है उस इलेक्ट्रॉन के पास में जो जाएगी वो आप मैक्सिमम मानेंगे उसकी एनर्जी को, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई कोई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो वो अंदर से आएगा या बाहर से कहीं से भी आप लोगे तो उसको जो सरफेस पे होगा उसके पास में अलग एनर्जी होगी, यहाँ पर अलग होगी। लेकिन मैं जो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के गिरने के बाद में जो एनर्जी बची है, जो मैक्सिमम लास्ट इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी होगी उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज रिटन एज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड इट इज गिवन बाई एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस में 1 बाई लैम्डा नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको हम जानते हैं आइंस्टीन फॉर्मूला फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में आइंस्टीन फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहां से आप इसके क्वेश्चन सब बनते हैं भाई, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं एक छोटी सी और चीज को लेके। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी थी वो आप लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू भी पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू भी पढ़ी थी, और वही काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने अभी बात करी है मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ रिलेशन हम सेटअप कर सकते हैं। किसके थ्रू? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है दैट इज गिवन एज हाफ mv स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ई वी नोट। आप लोगों ने पढ़ा था ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ये हमारे पास में आता है ठीक है। और अभी आप लोगों ने देखा ये किसके इक्वल है? एच एफ माइनस एफ नोट। एफ क्या हमारे पास में? जिस इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, और एफ नोट क्या हमारे पास में? जो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू एच 1 बाई लैम्डा माइनस में 1 बाई लैम्डा नोट के बराबर में, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप लोग को याद होना चाहिए।
याद क्या, सारी चीज़ें हमने वही पढ़ी है, बस उनको इक्वेट किया है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी भाई, जितना भी हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेके, ये सारे इसके कंक्लूजन है। आप लोगों को जब ये पीडीएफ पढ़े, या अगर आप लोगों के पास में 12th बुक की जो एनसीईआरटी बुक है, तो वहाँ से अब चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे हमारे पास में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई काइनेटिक एनर्जी वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, किसी एम्पलीट्यूड पे या फिर उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अगर इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि वेव थ्योरी को हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वेव थ्योरी करवानी है, इनको पॉसिबल करवानी है, क्योंकि ड्यूल नेचर तो हमें पढ़ना है, तो वेव थ्योरी को कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे यहाँ पर हमें यूज करना उसका, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखेंगे कि वो आखिर में, जैसे हमने बात करी थी ना, गोली आपने जहाँ से रिलीज करी है, तो गोली कैसा एक पार्टिकल नेचर लेके चल रही है, लेकिन अगर उसके पास में एक वेव का नेचर भी आ जाए, तो वो वेव नेचर पढ़ेंगे कि इसके पास में, पार्टिकल के पास में वेव नेचर कैसा आएगा। वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी कि हम कैसे इसको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट्स दे दिए जाएंगे भाई, बुक है तो बुक में आप लोग पढ़ लीजिए। ये जो इक्वेशन आप लोगों को बताई गई है, जो हमारे पास में वेव थ्योरी का बताया गया आप लोगों को, आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में मैंने बात करी है, बिल्कुल वो ये कि मैक्सिमम जो होगा उसका मैक्सिमम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी एच वी, यानी कि वी को यहाँ पर उसने म्यू है ये फ्रीक्वेंसी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, फाई नोट उसका जो वर्क फंक्शन है वो हो गया। फाइनल जो हमारे पास में रिलेशंस हैं, ये पीडीएफ फाइल आप लोग को मिले, उसमें आप लोग भाई इसको देख लेना, ठीक है। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास में कहाँ से डेवलप होकर आई है। ये हमने जो बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग इसको इतना स्टडी कर लेना भाई, 11.6 तक आप इसको स्टडी कर लो। उसके बाद में जो होगा हम नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच।